तो बच्चों क्या हाल चाल। लॉकडाउन का तो मज़ा ले रहे थे, अब बारिश का भी मज़ा लो। तुम लोग का ही चलती है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का क्या है, भींग भांग के आ रहे हैं वीडियो बनाने। खैर, तो अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो हम उस वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस किया था 11th क्लास का। ये नेक्स्ट वीडियो है। हम उस वीडियो में कहा था कि अगला जो लेक्चर होगा उसमें वेक्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेक्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वेक्टर के आपका बेस बनेगा नहीं। 11th और 12th में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वेक्टर के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे। अगर हम बात करें तो 9th क्लास में एक डेफिनेशन आपने देखा था वेक्टर क्वांटिटी का। दो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के बारे में ये कहा गया था कि दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, और वेक्टर के बारे में कहा गया था दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से ही आगे बढ़ते हुए हम लोगों को एक टॉपिक ही पढ़ना है, पूरा का पूरा। उस टॉपिक का नाम होगा वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। उसके बाद उसमें एक और चीज़ ये पढ़ेंगे कि उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वेक्टर में आप सिंपल अलजेब्रा नहीं यूज़ करते हैं, अलग तरीके से ऐड होता है, अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा, अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये पहला लेक्चर है, तो अगर टॉपिक वाइज चलें तो पहला टॉपिक ये लिखिएगा, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ये होता है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को आप कहाँ रखते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, अनगिनत चीज़ें हैं। जितनी चीज़ों के बारे में आपको पता है वो सारी की सारी चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आ सकती हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जहाँ जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी होगी हम धीरे धीरे बोलेंगे, आप उसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड कर सकते हो। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात हो गई, तो ये फिज़िकल क्वांटिटी जो होता है इसके 3 टाइप होते हैं। बेसिकली जो पहला टाइप होता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो टाइप होता है जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा एक और होता है जिसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इसके बारे में बातें नहीं होंगी। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं है, चीज़ों को आसान करना है। तो इसको छोड़ के चलिए, बस जान लीजिए कि एक क्वांटिटी होती है जिसको टेंसर कहते हैं। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ which have only magnitude, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब, अच्छा अगर बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड को आप लोग परिमाण के नाम से जानते हैं। तो वीडियोस जो भी बनेंगे वो दोनों बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए बनेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी साथ साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे लेंथ, जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ज़रा सोचिए इनके बारे में। लेंथ की अगर हम बात करें
अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होता है, बस एक लंबाई है ना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का लेंथ आपको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, अब इसको ऐसे नापिए, इसको खड़ा करके नापिए, इसको आप राजधानी ट्रेन के अंदर नापिए, राजधानी ट्रेन के आगे भागते हुए नापिए, उसका लेंथ नहीं चेंज होगा। उसका लेंथ अगर 2 मीटर का है तो वो 2 मीटर ही रहेगा, वो 2 मीटर से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। और आपके डायरेक्शन चेंज होने के वजह से उसके लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मास, देखिए मास में और वेट में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मास आपका सिर्फ केजी, 2 केजी 4 केजी जो बोलते हैं ना, वो मास होता है, और जो वेट होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वेट वो m/g होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो मास आपका कभी चेंज नहीं होता। मास का मतलब होता है उसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। वो चाहे आप चांद पे भी क्यों ना जाके उसको नाप रहे हैं, मास विल बी सेम। टाइम तो आप जानते ही हैं, डिस्टेंस आप जानते ही हैं, डिस्टेंस भी कभी चेंज नहीं होता है। इसका भी मैग्नीट्यूड ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, दोज क्वांटिटीज़ which have magnitude as well as direction। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के बिना ये कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे दें, अगर जैसे इसका एग्जांपल्स में बात करें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ें जो वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। जैसे फोर्स की ही बात कर लीजिए, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब 5 न्यूटन का जो फोर्स आप लगा रहे हैं, क्या उसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर 5 न्यूटन का फोर्स आपने ऐसे लगाया तो ये बॉडी आगे जाएगी, 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया मतलब खींच रहे हैं तो ये बॉडी इधर जाएगी। क्या डायरेक्शन के वजह से उस 5 न्यूटन के इफ़ेक्ट में फ़र्क पड़ा? जी बिल्कुल पड़ गया। आप इसी 5 न्यूटन को ऐसे लगा दीजिए, ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मेरे हाथ पर है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 न्यूटन ही लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन को चेंज करने से फ़र्क पड़ गया। सेम चीज़ है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, इन सारी चीज़ों को आप रखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में। बिहार बोर्ड के बच्चे ऐसे देखेंगे, वेलोसिटी का मतलब हो जाता है वेग, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है त्वरण, फोर्स का मतलब क्या हो जाता है बल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें देखिए, एग्जाम्पल हम वही लिख रहे हैं जो एग्जाम्पल आपको पहले से मालूम है। ऐसा नहीं है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ इतने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस हम एग्जाम्पल उनका दे रहे हैं जो आपको पहले से पता है। तो ये था स्केलर क्वांटिटी और ये था वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी से जब भी हम वीडियो के दरमियान वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। वो फोर्स भी हो सकता है, वो एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा बात होती रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब आप समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, पहले तो ये याद रखिएगा हमेशा कि अगर हम कभी भी वेक्टर की बात करें तो वो वेक्टर जो होगा दैट कैन बी अ फोर्स, कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेशन का हम बात करें वेक्टर के बारे में तो वेक्टर को हमेशा ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए, और रिप्रेजेंट करेंगे ए के ऊपर एक एरो के
साइन से। और पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे वेक्टर ए। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर बी, पढ़ेंगे वेक्टर बी, और अगर लिखना हुआ सिंबल के फॉर्म में तो वेक्टर बी, कुछ इस तरीके से। ये आपका एक अल्फ़ाबेट होता है और अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो हो सकता है। अब ये अल्फ़ाबेट ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल ही होगा, बहुत जगह पर स्मॉल भी लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक वेक्टर ऐसे भी लिखा सकता है, जैसे वेक्टर ए, इस तरीके से। तो इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए और लिखेंगे कैसे? अल्फ़ाबेट के ऊपर में एक एरो का साइन होगा, ठीक है। अब कुछ ख़ास तरीके के भी वेक्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ वेक्टर, और क्वेश्चन में ये दे दिया कि एफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स फोर्स, तो आप उसको वेक्टर एफ ना बोल करके फोर्स वेक्टर भी बोल सकते हैं। आप उसको फोर्स वेक्टर भी बोल सकते हैं। या मान लीजिए कि ए वेक्टर लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर में और उसने कह दिया कि दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, तो आप इसको एक्सेलरेशन वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर ए बोलने से अच्छा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर बोलिए, अगर वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में तब, ठीक है। अब ये तो हो गया लिखने का तरीका। किसी भी वेक्टर को अगर मान लीजिए कि ग्राफिकली आपको बताना पड़े, तो अगर वेक्टर को ग्राफिकली बनाना पड़े तो आप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। एक बड़ा सा एरो का साइन लीजिएगा। इस साइन में देखा जाए तो एक पोर्शन यहाँ पर है और एक पोर्शन यहाँ पर है। इस पोर्शन को कहते हैं टेल और इस पोर्शन को कहते हैं हेड। सो दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहेगा। ये चीज़ देखा भी है आप, ये कहाँ देखा है हम बता दे रहे हैं। 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस आए थे, देखिएगा। ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक पे ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पर आप सोचा नहीं, लेकिन इस 10 न्यूटन को एरो से ही रिप्रेजेंट किया गया था। तो वहाँ पर आपको पता नहीं था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ एरो साइन ही क्यों दिया हुआ है। लेकिन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर उसको एरो से ही बताना पड़ा। ऐसा भी हुआ था कि एक कार था और वो कार पे इस तरीके का साइन बना हुआ था और कहा गया था कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। वहाँ पर भी एरो साइन से ही रिप्रेजेंट किया गया था उस वेलोसिटी को। तो इन सब रीजंस के वजह से एरो साइन बुक्स वगैरह में यूज़ हुए थे आपके 8, 9 और 10 में। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया क्यों? क्योंकि ये फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो बुक वाले की मजबूरी थी उसको एरो साइन से ही रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो किसी भी वेक्टर को एरो साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ये हिस्सा टेल कहलाता है और ये हिस्सा हेड कहलाता है। देखिए, सिर्फ नाम लिखने के लिए उसको टेल और हेड नहीं कहा गया है। टेल और हेड का कुछ मतलब भी बनता है। जैसे मतलब क्या बन रहा है, टेल कहाँ रहता है? टेल हमेशा वहाँ रहता है जहाँ पर वो वेक्टर एक्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बॉक्स देख लीजिए। इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि वो फोर्स कहाँ लग रहा है, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि उसका टेल कहाँ पर है। तो क्योंकि टेल उसका यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉक्स पर लग रहा है, ठीक है। दैट 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉक्स। और हेड क्या बताता है? तो हेड ये बताता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 10 न्यूटन की हम बात करें तो ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है? इधर। मान लीजिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लें। अब आप कंफर्म होके कह सकते हैं दैट कि वो 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो बॉक्स पे लग रहा है और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर लग रहा है। तो ये चीज़ें बताती है टेल और हेड। याद रखिएगा, वेक्टर लिखने का तरीका ये और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। अगर फिगर में कभी आए तो इस तरीके से होता है। तो
वेक्टर देख लिया क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या क्या होता है। तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग बुक अगर देखिएगा तो बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। उतने सारे टाइप्स को हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, हाँ उन सारे टाइप्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे जिनका इम्पॉर्टेंस आपके लिए है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला वेक्टर आपको पढ़ना है वो है इक्वल वेक्टर। व्हाट इज एन इक्वल वेक्टर? तो इक्वल वेक्टर के बारे में ये कहा गया कि दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो दोनों आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर हम यहाँ लिख रहे हैं ए वेक्टर, और ये क्या है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स है along एक्स एक्सिस। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हिस्सा जो है वो उसके परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हिस्सा जो है वो उस फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 न्यूटन along एक्स एक्सिस, तब हम कह सकते हैं कि these two vectors are equal vectors। तो हम कह सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। अगर इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो A वेक्टर विल बी लाइक दिस, है ना, यही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, एंड A वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, along एक्स एक्सिस। और अगर B को रिप्रेजेंट किया जाए तो B इज ऑल्सो इक्वल टू 10 न्यूटन एंड along एक्स एक्सिस। तो ये along एक्स एक्सिस जरूरी नहीं है, दोनों वाई एक्सिस में भी हो सकता था, दोनों जेड एक्सिस में भी हो सकता था। दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब कहेंगे इक्वल वेक्टर। जो सेकेंड वेक्टर आपको पढ़ना है वो है अपोजिट वेक्टर। क्या होता है अपोजिट वेक्टर? तो अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 10 न्यूटन along वाई एक्सिस मान लेते हैं इस बार, और दूसरा दिया हुआ है 10 न्यूटन along वाई डैश एक्सिस। वाई डैश एक्सिस के बारे में सब कोई जानते होंगे, ये पॉजिटिव वाई कहलाता है और ये नेगेटिव वाई कहलाता है। तो इस केस में देखिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर कुछ इस टाइप का वेक्टर आपको मिलेगा तब उसको आप क्या कह सकते हैं कि वो दोनों अपोजिट वेक्टर होगा, जहाँ पे परिमाण सेम होगी और दिशा अलग अलग होगी। अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस साइन ये बता रहा है कि वो दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस लीजिएगा तो ये माइनस। और अगर फिगर में रिप्रेजेंट करना हुआ तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है। ये कह दीजिए ए वेक्टर बराबर 10 न्यूटन और ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है, तो ये हो गया बी वेक्टर बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वेक्टर आपको पढ़ना है उसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर्स उन वेक्टर्स को कहा जाता है अगर मान लीजिए एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं n इंटू दूसरा वेक्टर, जहां पे n क्या होगा तो n विल बी एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं ना, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे जाते हुए। तो अगर किन्हीं दो वेक्टर्स को आप a वेक्टर बराबर n इंटू बी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तब कहा गया कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका है a वेक्टर दैट इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये है 15 मीटर पर सेकेंड along एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है तो एक वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड की, जिसको रिप्रेजेंट हम किया है ए वेक्टर से। ए वेक्टर का मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में है तो एक्स एक्सिस के तरफ है।
अगर मान लीजिए कि बी वेक्टर आपका है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग अगेन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड का, तो ज़रा देखिए इन दोनों को अगर साथ में इस फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हम ए वेक्टर बराबर 3 इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 या 15 होता है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स को देखिए हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हो गई 3 विच इज़ आवर नेचुरल नंबर, विच इज़ अ काउंटिंग नंबर। तो अगर दो वेक्टर्स को आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तब उन दोनों वेक्टर्स को आप कह दीजिएगा कि पैरेलल वेक्टर्स है। ग्राफिकली भी देखिएगा अगर, तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, 5 कहीं यहाँ पड़ेगा, दिस इज योर बी, 15 कहीं यहाँ पड़ेगा, इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, तो ये 15 इधर पड़ेगा, दैट इज योर ए वेक्टर। अगर ग्राफिकली भी देखिएगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल ही आएंगे। एक्स एक्सिस को यहाँ बनाना था, हम यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि दूसरे की बात करें, एक और होता है, नाम होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। व्हाट आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स? तो एंटी पैरेलल का वेक्टर्स का नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो भी कंडीशन था उसके एग्जैक्टली अपोजिट कंडीशन होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन बी वेक्टर। इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक वेक्टर को n इंटू दूसरा वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तब उन दोनों वेक्टर्स का नाम हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, इसी एग्जांपल को ही लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस और बी वेक्टर आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये क्या है, अलोंग एक्स डैश एक्सिस है। तो ज़रा देखिए अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के तरफ और ये एक्स डैश एक्सिस के तरफ अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो किसी एक में माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे लिखा सकता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू -3 बी वेक्टर, जहाँ माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अगर ये एक डायरेक्शन में है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बी है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये जिस भी डायरेक्शन में है उसके उल्टे डायरेक्शन में ये है। तो ये किस डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस में, माइनस साइन लगा दिया तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, एक्स डैश के डायरेक्शन में। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, पिछले वाले में चलिए एक्स एक्सिस हम यहाँ ले लिया था, तो इसमें भी एक्स एक्सिस इधर ही ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा। अगर मान लीजिए x बराबर b की बात करें तो आपका b कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया b वेक्टर जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है और ये हो गया आपका a वेक्टर जो कि 15 है। ठीक है, देखिए ज़रा, ये इस डायरेक्शन में हुआ और ये इस डायरेक्शन में हुआ। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब इससे और पैरेलल का मतलब इससे, समझिएगा।